हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध या जिनको संघ राज्य संबंध भी कह सकते हैं। और उसमें हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी कि क्यों संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को एक संघात्मक व्यवस्था के लिए स्पष्ट किया है। उसके बाद हमने ये देखने की कोशिश की थी कि संविधान में 7वीं अनुसूची के अंदर विषयों का विभाजन भी किया है विधायी क्षेत्रों के तहत, और कुल 3 प्रकार के जो केंद्र राज्य संबंध हैं, जिसमें हमने कहा था पहला विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस यानी कि प्रशासनिक संबंध, और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशन यानी कि वित्तीय संबंध क्या है। जिसमें से पिछली क्लास के अंदर हमने केंद्र राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है उनको हमने डिटेल में देखने की कोशिश की थी। किस तरह से संविधान ने 4 मोटे क्षेत्रों के अंदर विधायी संबंधों को निर्धारित किया था, जिसमें पहला हमने देखा था कि संसद का केंद्र में और राज्यों के अंदर विधानमंडलों का ज्यूरिसडिक्शन क्या है पहला। दूसरा 7वीं अनुसूची के तहत विषयों का विभाजन किस तरह से किया गया है। तीसरा राज्य सूची के विषयों पर संसद को किस तरह से विधान की शक्ति प्राप्त है। और चौथा हमने देखने की कोशिश की थी कि राज्य सूची के विषयों के ऊपर राज्य के संबंध में केंद्र का नियंत्रण किस प्रकार से संविधान ने आरोपित किया है। तो ये विधायी संबंध हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। आज हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन का, और वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध। कल की क्लास में भी मैंने एक बात कही थी और आज फिर मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि हमारी संघात्मक व्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है कि ये यूनिटरी सिस्टम की ओर टिल्ट हुई है, यानी कि एक संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद हम लोग केंद्र की तरफ झुके हुए हैं। एक तरह से कुछ स्कॉलर्स ने इसको केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी कही है। तो कल हम लोगों ने जब विधायी संबंध देखे थे तब हमने देखा था कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें स्टेट्स की तुलना में सेंटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी गई है, कुछ ज्यादा पावर्स दिए गए हैं। और आज जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखेंगे उसमें भी आपको बहुत सारी जगहों पर यही नजर आएगा कि स्टेट के कंपेयर में सेंटर को कुछ ज्यादा वेटेज दिया गया है सेंटर स्टेट रिलेशन में। तो आप वो चीज भी माइंड में रखना, जब हम प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन करेंगे तब ये बात भी हमारे सामने स्पष्ट होगी। तो प्रशासनिक संबंधों की अगर हम शुरुआत करें तो हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि संघ व्यवस्था जो है भारत के लिए वो एक प्रभावी तरीके से चले, इसके लिए ये जरूरी है कि सेंटर और जितने भी स्टेट्स या जितनी भी यूनिट्स हैं, जिसमें यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है और स्टेट्स भी आ जाते हैं, उन सबके बीच में कोऑपरेशन भी रहे, कोऑर्डिनेशन भी रहे, और को एग्जिस्टेंस का जो फीलिंग है, जिसको बोलते हैं हम सह अस्तित्व की धारणा, ये सब भाव या ये सब विचार यूनियन में सेंटर के साथ साथ स्टेट्स या यूनिट्स के बीच में होना भी जरूरी है। और ये इसलिए क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए केवल कानूनों का होना पर्याप्त नहीं है, उन कानूनों को एग्जीक्यूट करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने जब इस गवर्नमेंट का टॉपिक जब पढ़ा था तब गवर्नमेंट के 3 में से जो 2 ऑर्गन है, एक जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं जिसका काम विधायी क्षेत्र का है यानी कि कानून निर्माण का है, और दूसरा ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो एग्जीक्यूटिव का है, यानी कि जो कि लॉज को इनेक्ट करता है या क्रियान्वित करने का काम करता है। तो जब हम प्रशासनिक संबंधों की बात करते हैं तो प्रशासनिक संबंधों में उसी एग्जीक्यूटिव की पावर्स को हम ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक संबंधों को हाईलाइट करते हैं। जब हम कल विधायी संबंधों की बात कर रहे थे तो वो तो केवल सेंटर और स्टेट के बीच में कानून निर्माण को लेकर अपनी बात कही गई थी, लेकिन आज जब हम प्रशासनिक संबंधों की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी विधान चाहे केंद्र बना रहा हो चाहे इकाइयां बना रही हो, उन विधान को पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए सेंटर के साथ साथ स्टेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक प्रकार से सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, उनके बीच में को एग्जिस्टेंस यानी कि दोनों अपने अपने एरियाज के अंदर ऑटोनॉमी का प्रयोग करते हुए
एक फेडरल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से रन करे, ये भाव होना चाहिए। तो इसीलिए प्रशासनिक दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि संघ व्यवस्था में सहयोग, समन्वय, समायोजन या सह अस्तित्व का भाव आवश्यक है। अब एक दूसरी बात यहां पर हम और देख लेते हैं, और वो ये कि केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों का तो स्पष्ट विभाजन किया गया है, लेकिन साथ ही साथ उन 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 कानूनों का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो, उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनली गतिरोध उत्पन्न ना हो, इसके लिए संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि उनको एग्जीक्यूट करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर भी क्लियर डायरेक्शन हो। तो इसीलिए कानूनों के क्रियान्वयन में या उनके एग्जीक्यूशन में कोई बाधा ना आए, इसीलिए संविधान ने प्रशासनिक संबंधों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। और हम लोग कह सकते हैं कि संविधान का भाग 11 जो है, उस भाग 11 के अनुच्छेद 256 से आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक मेजरली प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं, उसके अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 256 से 263 तक संविधान के अंदर प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। और जब इन प्रशासनिक संबंधों को हम विस्तार से देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि राज्यों के कंपेयर में केंद्र को या संघ को ज्यादा प्राथमिकता संविधान के द्वारा दी गई है। कैसे दी गई है वो अभी जब हम डिटेल में देखेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जब प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन हम करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, तब सबसे पहला डिवीजन जो हम लोग देख सकते हैं या पहला रिलेशन जो हम लोग देख सकते हैं वो है कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। यहाँ कार्यकारी शक्तियों का मतलब कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, है ना। मतलब हमने अभी भी कहा कि कानून बनाने का काम किसका है, वो व्यवस्थापिका का है, केंद्र में संसद का और राज्यों में विधान मंडलों का। लेकिन दोनों ही जगह पर यह काम केंद्र की कार्यपालिका और राज्यों की कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। इसीलिए प्रशासनिक संबंधों में भी इन कार्यपालिका शक्तियों का विभाजन किया गया है। जब सबसे पहले हम केंद्रीय कार्यपालिका जो कि सेंटर की एग्जीक्यूटिव है, जब हम उसकी बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहा गया है कि संघ सूची के विषयों पर, है ना, संघ सूची पर कानून कौन बना रहा है, संसद। तो संघ सूची के विषयों पर जो भी कानून संसद के द्वारा बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं या बनाए जाएंगे, उन संसद के द्वारा बनाए गए उन सब कानूनों का पूरे भारत में जहां पर भी वो कानून लागू हो रहे हैं उनको क्रियान्वित करने का काम सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय कार्यपालिका का यह दायित्व है कि वो संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को जो कि संघ सूची पर बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। इसी तरह से संविधान ये भी कहता है कि अगर कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट होता है और उस एक ट्रीटी वो चाहे मतलब जिसमें कल हमने कहा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संधि या समझौते होते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उन संधियों या समझौतों को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर किन्हीं राइट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी अथॉरिटी को बनाना होता है या कोई ज्यूरिसडिक्शन का जस्टिस से रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन है, अगर उस फील्ड में काम करना है तो वो दायित्व केंद्रीय कार्यपालिका का है। यहां ध्यान से समझना, केवल संसद के द्वारा बनाए गए कानून ही नहीं बल्कि कोई किसी भी संधि या समझौते के तहत अगर कोई भी काम करना है, एग्जीक्यूशन करना है, तो वो एग्जीक्यूशन केंद्रीय कार्यपालिका के द्वारा किया जाएगा। तो ये पहली बात जो हम केंद्रीय कार्यपालिका के शक्तियों के विभाजन में बता सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो यूनिट्स हैं जिनको कि हम राज्य के नाम से जानते हैं, वहां की राज्य की कार्यपालिका के भी अपने कुछ दायित्व हैं जो कि संविधान के द्वारा शक्ति प्रशासनिक संबंधों में बताए गए हैं। जिसमें सबसे पहली बात हम ये कह सकते हैं कि राज्य सूची के जितने भी विषय हैं और जिन राज्य सूची के जिन विषयों पर राज्यों के लेजिस्लेचर के द्वारा या राज्य विधान मंडलों के द्वारा अगर कोई कानून बनाए जा रहे हैं तो उन कानूनों का एग्जीक्यूशन स्टेट की एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए जाएंगे। क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि राज्य सूची पर जो भी कानून राज्य के विधानमंडल बना रहे हैं उसी संबंधित राज्य की कार्यपालिका उन कानूनों का क्रियान्वयन अपने जो एरिया है, अपने राज्य का जो सीमा है, उन राज्यों में एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। पहली बात।
दूसरी बात यहां पर और आप ध्यान से समझना, अब हम बात कर रहे हैं कोकरेंट लिस्ट से रिलेटेड लॉज की। समवर्ती सूची पर हमने क्या कहा था, कानून बनाने का काम किसका है? कानून केंद्र भी बना सकता है और यूनिट्स भी बना सकती है, और दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंटर के द्वारा अगर जो कानून बनाया जाता है वो अंतिम और मान्य होता है। तो समवर्ती सूची पर कानून कोई भी बनाए, चाहे केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, लेकिन उन विधानों को, उन कानूनों को एग्जीक्यूट करने का काम स्टेट की एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। यहां पर आप देखिए एक नया एरिया हम लोग बता रहे हैं कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव के अंदर उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। पहली बात, वो राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाए कानूनों को एग्जीक्यूट करेगी, और दूसरी बात, समवर्ती सूची के संबंध में जो भी कानून बनाए गए हैं, चाहे वो केंद्र बना रहा है चाहे वो राज्य बना रहे हैं, उन समवर्ती सूची के कानूनों को भी एग्जीक्यूट करने का काम स्टेट की एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन की बात हम लोग कर सकते हैं, एक अपवाद की बात कर सकते हैं कि समवर्ती सूची पर कानून अगर सामान्य तौर पर बनाया जाता है और कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, तब तो उनको एग्जीक्यूट करने का काम स्टेट की एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर समवर्ती सूची यानी कि कोकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाते वक्त ये क्लियर इंस्ट्रक्शन या उसके अंदर डायरेक्शन है कि उसमें सेंटर को एग्जीक्यूट करने का पावर दिया जा रहा है, तब ऐसे कोकरेंट लिस्ट के ऐसे लॉज के ऊपर एग्जीक्यूशन का काम केंद्र की कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन की बात जो हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये पहला एरिया है जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि केंद्र और राज्यों में प्रशासनिक संबंधों के तहत केंद्र की कार्यपालिका कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करेगी और राज्य की कार्यपालिका कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये डिवीजन क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। दूसरी बात, प्रशासनिक संबंधों के अंदर संविधान जो दूसरा मुख्य बात करता है वो है राज्यों को निर्देश देना, स्टेट्स को डायरेक्शन देने से रिलेटेड बातों का उल्लेख संविधान के अंदर कहा गया है। राज्यों को क्या क्या करना होगा, तो संविधान में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जितने भी जो कम्युनिकेशन के मोड हैं या मीन हैं, है ना, संचार के जितने भी साधन हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ही सैन्य और राष्ट्रीय महत्व के जो संचार के साधन हैं, अपनी टेरिटरी के अंदर उन संचार के साधनों को बनाए रखना और उनका मेंटेनेंस करना, ये राज्य की एग्जीक्यूटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्य की कार्यपालिका का ये दायित्व है कि वो हर राज्य की कार्यपालिका अपने अपने राज्य के अंदर संचार साधनों को भी बनाए रखेंगे, जो कम्युनिकेशन के मीन्स है उनको भी बनाए रखेंगे और उनका मेंटेनेंस भी रखेंगे। देखिए, संचार के साधनों की भूमिका आपको पता है कि आज उदयपुर में क्या हो रहा है। ये जब तक कम्युनिकेशन के साधन नहीं होंगे तब तक उदयपुर के बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा कि उदयपुर में हो क्या रहा है ना। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आगे तक पहुंचे, यहाँ जो भी हो रहा है उसकी सूचना आगे तक पहुंचे, इसलिए इसके लिए कम्युनिकेशन के साधन बहुत महत्व रखते हैं, है ना। तो और इसीलिए इसी दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि आर्मी की दृष्टि से भी कम्युनिकेशन के साधन बहुत महत्व रखते हैं। तो इसीलिए ये राज्यों को डायरेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो अपनी टेरिटरी के अंदर संचार के साधनों को बनाए भी रखें और उनका मेंटेनेंस भी रखें। इसी तरह से आपको पता है रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सेंटर के अंदर आता है ना। और ये रेलवे जो है वो पूरे देश की दृष्टि से एक ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड है। लेकिन इस रेलवे डिपार्टमेंट का जो भी फंक्शनिंग है वो पूरे देश के अंदर होता है। हर स्टेट्स के अंदर रेलवे की जो प्रॉपर्टी होती है, वो जैसे रेलवे की लाइन गई, रेलवे के ऑफिसेज हैं, है ना, रेलवे के वर्कशॉप्स हैं, तो ये रेलवे की जितनी भी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी सेंटर की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सेंटर की इस प्रॉपर्टी की रक्षा करना हर स्टेट के अंदर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। राज्य का यह दायित्व है कि वो अपनी सीमा के अंदर रेलवे की जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति की वो रक्षा करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक और डायरेक्शन स्टेट्स को प्रदान किया गया है। तीसरा डायरेक्शन जो स्टेट्स को दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के से रिलेटेड, वो ये कि हर राज्य अपनी अपनी सीमा के अंदर जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग रह रहे हैं, उस राज्य के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं,
उनके वेलफेयर करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाएगा, और न केवल स्कीम्स बनाएगा बल्कि उनको एग्जीक्यूट भी करेगा। जैसे एग्जांपल की बात ले लें हम राजस्थान, तो राजस्थान में जितने भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए राजस्थान की गवर्नमेंट ना केवल स्कीम बनाएगी बल्कि उनको एग्जीक्यूट करने का भी काम करेगी। तो ये एक और डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को दे रखा है। और चौथी एक और बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हर स्टेट के अंदर एक माइनॉरिटी ग्रुप होता है लैंग्वेज के बेस पर, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है लैंग्वेज को लेकर। तो ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने यहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटीज ग्रुप को उनकी ऑन लैंग्वेज में, उनकी मदर टंग के अंदर प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करवाने का कार्य करेगा। तो ये संविधान ने एक और निर्देश राज्यों को दिया है कि जो भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अल्पसंख्यक समूह हैं, उनको अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का काम किया जाएगा। तो ये दूसरा प्रशासनिक संबंध राज्यों को निर्देश को लेकर जो संविधान के माध्यम से दिया गया है। तीसरा जो एरिया हम बता सकते हैं प्रशासनिक संबंधों में, वो है कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को सौंपे जा सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पारस्परिक संबंधों के आधार पर, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों को तय किया गया है। कौन कौन सी बातें हैं वो, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये कहा गया है, हम कह सकते हैं कि अभी आपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि जो भी विधान संसद और राज्य विधानमंडल बना रहे हैं, उन कानूनों को लागू करने का स्पष्ट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून केंद्र की कार्यपालिका लागू करेगी, और राज्यों के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून राज्य कार्यपालिका लागू करेगी, और सामान्यतः समवर्ती सूची पर बनाए गए कानूनों को राज्य की कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाएगा। तो जैसे ये विधायी संबंधों को लेकर कार्यकारी शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि कहीं ना कहीं टकराव उत्पन्न ना हो जाए। तो इस टकराव को टालने के लिए कि सेंटर के कानून जब स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो कहीं स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उसको लेकर कोई हर्डल उत्पन्न ना कर दे, कोई बाधा ना डाल दे, या स्टेट के जो लॉज हैं उनको जब स्टेट की एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर रही है तो उससे सेंटर के लोग कहीं उसमें बाधक ना बन जाएं। इसके लिए, इस टकराव को टालने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कानूनों के क्रियान्वयन का प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया है। इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेंटर के जो भी लॉज हैं, जो केंद्र के जो भी कानून हैं, उन कानूनों को अगर स्टेट में एग्जीक्यूट करवाना है तो स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से, उसकी एक्सेप्टेंस से राष्ट्रपति सेंटर के कानूनों को राज्य की सरकारों को सौंप सकता है कि ये कानून आप, जो केंद्र का कानून है वो आप अपनी सीमा में लागू करो। ध्यान से समझना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि राष्ट्रपति जो है वो राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के कानूनों को राज्य की सीमा में लागू करने का कार्य राज्य सरकार को सौंप सकता है। तो एक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेंटर के लॉज राज्यों के अंदर एग्जीक्यूट करने का काम किया जा रहा है। इसी तरह से राज्यपाल भी चाहे तो वो केंद्र की सहमति से, केंद्र सरकार ने या केंद्र की संसद ने कोई कानून बनाया है और अगर कोई स्टेट उसको अपने लेवल पर उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है तो राज्यपाल केंद्र सरकार से कंसर्न लेकर उस कानून को अपनी टेरिटरी के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है। ये एक और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए दोनों में अंतर है। पहले में हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति राज्य सरकार से कंसर्न ले रहा है कि हम केंद्र के इस कानून को आपके राज्य में आपके द्वारा लागू करवाना चाहते हैं, और दूसरे के अंदर हमने क्या देखा कि राज्यपाल केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कंसर्न ले रहा है कि हम सेंटर के किसी कानून को अपने द्वारा अपने स्टेट के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये बातें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को तय करती है। अब जब ये कंसर्न ली जा रही है, चाहे राष्ट्रपति स्टेट से कंसर्न ले रहा है, चाहे राज्यपाल सेंटर से कंसर्न ले रहा है, ये कंसर्न आपसी अंडरस्टैंडिंग से सशर्त या बिना शर्त
दोनों तरीके से हो सकती है। यहां ध्यान रखना, सशर्त या बिना शर्त, दो कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। कंडीशनल भी हो सकती है ये कंसर्न, और अनकंडीशनल भी हो सकती है। और कंडीशनल में कुछ भी किया जा सकता है कि जैसे हम कहते हैं ना, कंडीशनल का मतलब हम सेंटर का ये लॉ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसके बदले में सेंटर से हमको ये फैसिलिटीज चाहिए। या सेंटर खुद कह सकता है कि आप हमारे लॉज को अपने यहाँ इनेक्ट कीजिए, हम इसके बदले में आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम हो रहा है, ये कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज और है, जैसे अभी आप लोगों ने यहां देखा था कि राष्ट्रपति स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न ले रहा है। हमने ये भी देखा कि राज्यपाल भी चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसर्न लेकर सेंटर के लॉज को अपने यहाँ इनेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कभी कभी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाएं, उन सर्कमस्टांसेस में सेंटर के लॉज को स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से लागू करना आवश्यक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अनकंडीशनली वो लॉज स्टेट को सौंप दिए जाते हैं। और उस कंडीशन में ये राइट किसका होता है? ये राइट पार्लियामेंट का होता है। अभी आपने यहां देखा था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि राष्ट्रपति सेंटर की स्टेट की कंसर्न से इस सेंटर के लॉज को स्टेट को सौंप सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है, उन कंडीशन में राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद कानून बनाकर राज्य सरकारों को यह आदेश दे सकता है कि आपको राज्यों के अंदर इस प्रकार का कानून लागू करना है। और जब इस प्रकार का कार्य केंद्र के द्वारा राज्यों को सौंपा जाता है तो वो अनकंडीशनल होता है, उसमें किसी भी प्रकार की शर्तें तय नहीं की जाती है। तो ये जो शक्ति है वो केवल केंद्र के पास है, राज्य के पास इस प्रकार की शक्ति नहीं है कि राज्य किसी भी कंडीशन के अंदर अपने लॉज को केंद्र को एग्जीक्यूट करने के लिए कह सके। ये पावर राज्यों के पास नहीं है, संविधान ने ये शक्ति केवल केंद्र को सौंपी है। तो ये एक और एरिया हम बता सकते हैं जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केंद्र के कानूनों को राज्यों के अंदर लागू करने का प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में अगली बात हम लोग कर सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसको हम अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। अखिल ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे यहाँ पर ब्रिटिश जो कॉलोनियल पीरियड था तब से हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज चल रही है। ऑल इंडिया सर्विसेज का संबंध हम पब्लिक सर्विस से ले सकते हैं, सार्वजनिक सेवाओं से ले सकते हैं, है ना। और सार्वजनिक सेवाओं को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक सेंट्रल की सर्विसेज होती हैं, केंद्रीय सेवाएं, और दूसरा स्टेट की सर्विसेज होती हैं, राज्य की सेवाएं। और केंद्र की सेवाओं के अंदर हम लोग कह सकते हैं जैसे IAS, IPS और IFS, ये तीन जो पोस्ट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन सर्विस जो है ये ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम से जानी जाती है। आजाद भारत में जब संविधान लागू हुआ था तब दो प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी, पहला IAS, दूसरा IPS। लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के द्वारा एक और जो ऑल इंडिया सर्विसेज में एक और कैटेगरी इंक्लूड की गई, वो IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। अभी हम तीन प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख कर सकते हैं, IAS, IPS और IFS। और इन तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज का रिलेशन जो है, उनका संबंध जो है वो UPSC से है, संघ लोक सेवा आयोग से है। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो इन सार्वजनिक सेवाओं जिसमें जो कि केंद्र से जुड़ी हुई है, सेंट्रल की सर्विसेज है, इनसे रिलेटेड भर्ती, रिक्रूटमेंट का काम UPSC के द्वारा किया जाता है। हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जितनी भी केंद्रीय सेवाओं की जो पोस्ट है, IAS, IPS या IFS, इनको सेंटर के साथ साथ स्टेट के अंदर जो हायर पोस्ट होती है, उच्च पद होते हैं, उन पदों पर इनको नियुक्त किया जाता है। जैसे आपको पता है कलेक्टर हुआ या SP हुआ, है ना, या फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में जो प्रमुख वन अधिकारी होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, उन उच्च पदों के ऊपर इन अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, इनको ट्रेनिंग केंद्र के द्वारा दी जाती है, इनके 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 सर्विस रूल्स सेंटर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, इनको हटाने का प्रोसेस सेंटर के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब
ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेंटर के द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट के बाद ऐसी ऑल इंडिया सर्विसेज से पर नियुक्त व्यक्ति सेंटर के साथ साथ स्टेट के अंदर भी रिक्रूट होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया जाता है। फिर दूसरी बात, ये जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज की पोस्ट हैं, मेजर कंट्रोल तो इनके ऊपर सेंटर का रहता है, लेकिन राज्यों को भी तात्कालिक नियंत्रण, मतलब कुछ परिस्थितियों में राज्यों को इन ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल रखने का प्रोविजन रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन मेनली जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण के अंदर होते हैं। आंशिक नियंत्रण राज्य सरकारों का, अगर कोई अखिल भारतीय सेवा का पदाधिकारी राज्य के अंदर नियुक्त है तो आंशिक नियंत्रण राज्य सरकारों का उनके ऊपर रहता है। सेंटर के द्वारा जब इन ऑल इंडिया सर्विसेज का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो राज्य की नीड क्या है, किसी स्टेट के अंदर कितने अखिल भारतीय सेवाओं की आवश्यकता है, उस नीड को ध्यान में रखते हुए सेंटर उनको उतनी ऑल इंडिया सर्विसेज की पोस्ट अलॉट करता है, आवंटित करता है। तो ये एक और बात कि राज्यों के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का आवश्यकता के अनुसार आवंटन जो है वो केंद्र के द्वारा किया जाता है। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन। अच्छा, दूसरी एक और बात, अगर किसी नई ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करना है, जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि स्वतंत्र भारत के समय दो ही प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं थी, आईएएस और आईपीएस। बाद में आईएफएस के नाम से एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया गया, इस नया पद क्रिएट किया गया। तो ये काम करता कौन है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का काम आपने संसद की कार्य के अंदर पढ़ा था। राज्यसभा का ये अधिकार है कि अगर किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो केंद्र के द्वारा ही, संसद जो कि केंद्र का पार्ट है, तो केंद्र के द्वारा ही किसी नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि सेंटर को डोमिनेट रखा गया है ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर। ये एक ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में एक कंट्रोवर्सी होती है, कई बार इसके ऊपर आरोप लगते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज के नाम पर सेंटर को स्टेट के अंदर इंटरवीन करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से केंद्र जो है वो राज्य के मामलों में उसकी स्वायत्तता में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इन सारे एलिगेशंस के अगेंस्ट अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज के फेवर में कुछ लॉजिक दें तो क्या बता सकते हैं हम, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन किया है? पहली बात, सेंटर और स्टेट दोनों जगह पर जो हायर लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको प्रॉपरली या स्मूथली कंडक्ट करने के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज का होना जरूरी है, जो कि सिमिलर कानूनों के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। तो ये एक लॉजिक है जिसके बल पर ऑल इंडिया सर्विसेज को हम उसका फेवर कर सकते हैं। दूसरा बात, हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ का मतलब ऑल इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और उसका एग्जीक्यूशन एक सेम यूनिफॉर्म में हो, उसमें एक रूपता नजर आए, ये तय करने के लिए भी ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। और इसी तरह से सेंटर और स्टेट दोनों के जो कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं उनको एक सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाए, है ना। सेंटर के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर स्टेट के अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन उन सारे इंटरेस्ट को कलेक्टिव तौर पर उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सिमिलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर होगा तो उनके बीच में आसानी से कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सकता है। तो इस पर्पज से भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविजन किया गया है। तो ये बात हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से भी सेंटर स्टेट रिलेशन को मजबूती प्रदान की गई है। नेक्स्ट अगली बात हम कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी सेम यूनिफॉर्म का है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर दोहरी शासन प्रणाली है, केंद्र के अंदर अलग सरकार है, राज्य के अंदर अलग सरकार है। केंद्र की सरकार संघ सूची पर काम करती है, राज्य की सरकार राज्य सूची पर काम करती है। एक ड्यूअल संघात्मक व्यवस्था में जो दोहरा शासन है वो हमें एग्जीक्यूटिव के तौर पर नजर आता है। लेकिन जब हम जुडिशरी के फील्ड में बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका में ये ड्यूअल सिस्टम नहीं है। न्यायपालिका को पूरी एकल न्याय व्यवस्था के माध्यम से शक्तियां स्थापित करने की
कोशिश की गई है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे यहाँ पर एकीकृत न्याय प्रणाली है, पूरे देश में एक समान कानूनों के माध्यम से, एक समान जुडिशियल स्ट्रक्चर से न्याय प्रणाली को संचालित करने का काम किया गया है। इस एकल न्याय व्यवस्था के अंदर यह तय किया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानूनों की पालना सुनिश्चित कराएं, है ना। कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, उसके अनुसार जस्टिस क्या है। एक सिमिलर लॉ के बेस पर पूरे देश के अंदर, पूरे यूनियन या संघ के अंदर एक जैसी व्यवस्था स्थापित हो, ये केंद्र की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ये राज्यों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि एकीकृत न्याय व्यवस्था में केंद्र को किस तरह से ज्यादा तवज्जो दी गई है। हाई कोर्ट, जो कि राज्यों के अंदर न्यायिक संरचना का एक अंग है, हाई कोर्ट के अंदर जब भी जजों की नियुक्ति होती है तो वो नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। मतलब हाई कोर्ट राज्य के अंदर होते हैं, लेकिन उन हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के परामर्श के आधार पर की जाती है। हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर भी राष्ट्रपति यानी कि सेंटर के द्वारा किया जाता है। उनको पोस्ट से हटाने का काम भी सेंटर के द्वारा किया जाता है। तो ये एकीकृत न्यायपालिका में किस तरह से संघ को पावरफुल बनाया गया है, वो चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहां तक कि ये केंद्र का अधिकार है, संसद का अधिकार है कि वो एक से ज्यादा राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकता है। जैसे जनरली हम क्या कहते हैं, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होती है, लेकिन कुछ स्टेट्स को मिलाकर भी एक हाई कोर्ट हो सकती है ना। दो या दो से अधिक राज्यों के ऊपर एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया जा सकता है और यह करने का अधिकार किसके पास है, ये संसद के पास यानी कि सेंटर के पास है। तो एकीकृत न्याय व्यवस्था में भी केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों को परिभाषित किया गया है। इसके बाद अगर हम कहें, हमारे यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल है। आर्टिकल 263 के अंदर यह कहा गया है कि हमारे यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए और स्टेट्स के साथ सेंटर का कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, उनके बीच में एक्सचेंज के लिए, अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए, कोई संकट की स्थिति आ जाए, तो उन सब का समाधान करने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल होनी चाहिए और ये इंटर स्टेट काउंसिल गठित करने का अधिकार केंद्र के पास है। राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन भी कर सकता है, उसकी ड्यूटीज को डिसाइड कर सकता है, उसका फंक्शनिंग क्या होगा वो निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और इसी अधिकार के प्रयोग के तहत 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार थी, उस सरकार ने भारत के अंदर एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया, जिस अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री है। और इस अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री के साथ साथ बाकी मेंबर्स भी हो सकते हैं, जिसमें जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहां पर असेंबलीज हैं उनके चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके मेंबर्स होते हैं, और 6 यूनियन मिनिस्टर, केंद्र सरकार के 6 मंत्री इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर इस इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल के माध्यम से भी सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है। अगली बात हम बता सकते हैं, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, है ना। आपका निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका प्रमुख काम पूरे देश के अंदर निर्वाचन करना है। अलग अलग राज्यों की विधानमंडलों के चुनाव, केंद्र की संसद के चुनाव, ये चुनाव करवाने का प्रमुख दायित्व केंद्र के चुनाव आयोग का है। और इसी चुनाव आयोग की सब ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी होती है ना। राज्यों के अंदर भी चुनाव आयोग होते हैं जो केंद्र के चुनाव आयोग से जुड़े होते हैं। राज्यों के अंदर जो चुनाव आयुक्त होता है, इलेक्शन कमिश्नर, राज्यों के अंदर उस इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उसको हटाने का अधिकार सेंटर को दिया गया है। राष्ट्रपति ही, अगर राज्य के निर्वाचन आयुक्त का आचरण या कार्य पथभ्रष्ट हो चुका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो चुका है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं हटा सकती, बल्कि सेंटर के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाने का प्रावधान संविधान के द्वारा तय किया गया है। ये जो राज्यों के अंदर चुनाव आयोग है, जब भी चुनावी गतिविधियां आयोजित होती है तो स्टेट की पूरी मशीनरीज इस चुनाव आयोग के डायरेक्शन के अनुसार चुनावों को संपन्न करवाने का काम करती है। और जो भी डायरेक्शंस होते हैं वो चुनाव आयोग के सिमिलर, सेम यूनिफॉर्म वाले होते हैं। तो
चुनाव आयोग के माध्यम से भी केंद्र और राज्यों के बीच में हम संबंधों की बात बता सकते हैं। फिर हम लोग बता सकते हैं कुछ इमरजेंसी पावर्स ऐसे हैं, आपातकालीन शक्तियां, जिसमें भी केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को तय किया गया है। जैसे आर्टिकल 352 में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात के दौरान केंद्र सरकार किसी भी विषय पर राज्य या बहुत एक राज्य या कुछ राज्यों को या सभी राज्यों को डायरेक्शंस दे सकते हैं। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी से का समाधान करना केंद्र का दायित्व है और उस दायित्व को पूरा करने के लिए वो स्टेट को किसी भी विषय पर कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। दूसरा है आर्टिकल 356, जिसके तहत केंद्र को किसी राज्य के अंदर संवैधानिक आपात लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। अगर केंद्र किसी राज्य में आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक आपात लगा देता है, तो उस राज्य के जितने भी एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट्स हैं, कार्यकारी विषय हैं, उन कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति डायरेक्शंस दे सकता है राज्यपाल को, और उन डायरेक्शंस के माध्यम से ही कार्य किए जाते हैं राज्य के अंदर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 356 में भी कार्यकारी शक्तियां केंद्र के पास इनडायरेक्टली आ जाती है। आर्टिकल 360 के अंदर जो वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन के बारे में यह कहा जाता है कि जब भी वित्तीय आपात लगेगा, तो ऐसी स्थिति में राज्यों के अंदर जो भी परिसंपत्तियां हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक्वायर करने के डायरेक्शन सेंटर दे सकता है स्टेट को, पहली बात। और दूसरी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए स्टेट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरीज को कटौती करने का डायरेक्शन भी, ऑर्डर भी सेंटर के द्वारा दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब, जो तीनों प्रकार का आपात है, उन तीनों आपातों में केंद्र को राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का, निर्देश देने का अधिकार प्रदान किया गया है। कुछ जनरल प्रोविजंस की ओर अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जो राज्यों के अंदर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और उनके मेंबर्स को हटाने का अधिकार केंद्र यानी कि राष्ट्रपति के पास है। संसद जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाने का अनुरोध भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि हर स्टेट के अंदर इंडिविजुअल पब्लिक सर्विस कमीशन हो। अगर संसद का ये रिक्वेस्ट करे कि कुछ छोटे छोटे राज्य हैं या कुछ राज्यों को मिलाकर एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है, तो ऐसे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का आग्रह भी संसद के द्वारा यानी कि सेंटर के द्वारा किया जा सकता है। और अगर ऐसा कमीशन बनता है, तो उसमें अपॉइंटमेंट्स, उसके अध्यक्ष और सदस्यों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसी तरह से जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग, उसकी प्लानिंग क्या होगी, उनका एग्जीक्यूशन क्या होगा, उसमें जो जॉइंट रिक्रूटमेंट होगा, उनमें राज्यों की सहायता ली जा सकती है। यह भी एक प्रावधान संविधान के द्वारा किया गया है। हम एक और चीज यहां पर उल्लेखित कर सकते हैं, हर राज्य के अंदर जो राज्यपाल का पद होता है, राज्यपाल की नियुक्ति, जो कि राज्य का संवैधानिक प्रधान है, उसकी नियुक्ति, उसका कार्यकाल सब केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। और हमने ये भी देखा कि राज्यपाल जो है वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, उनकी पॉलिसीज, उनके डायरेक्शंस को से रिलेटेड अपने फंक्शंस करता है। तो इस रूप में भी ये प्रशासनिक संबंध निर्धारित होते हैं। संसद को अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और दूसरे संबंधों के संबंध में अथॉरिटी बनाने का अधिकार भी है, जो कि केंद्र राज्य संबंधों के प्रशासनिक रिलेशंस को तय करता है। और एक आखिरी बात हम बता सकते हैं कि राज्य जो हैं वो संसदीय विधान और केंद्रीय कार्यपालिका में कभी भी बाधक नहीं बनेंगे। राज्य की सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे संसदीय कानूनों को लागू करने में कठिनाई हो या केंद्र के कानूनों को एग्जीक्यूट करने में कोई बाधा हो। तो ये बातें ध्यान में रखनी होगी स्टेट गवर्नमेंट को। इन रूपों में सेंटर स्टेट रिलेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तय किया गया है। तो ये दूसरा हमारा विषय हुआ प्रशासनिक संबंध। अगली क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे वित्तीय संबंध।